अगर ये स्ट्रेसर खत्म नहीं होता है, अब हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रेस के? स्ट्रेस इज नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है। अब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, नाउ आई स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे से तो होगा ही नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजीज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर करेंटली रनिंग अ सीरीज जिसके अंदर हम आपको CUET UG से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET UG स्टार्ट करेंगे। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज गोइंग टू बी स्ट्रेस, उसके टाइप्स और उसके सोर्सेस। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और वो कैसे होता है। दैट वेज हम उसको बेटर मैनेज कर पाएंगे और उससे थोड़ा सा दूर रह पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी पावर विद इन साइकोलॉजी से। वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स। हमारे यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों प्रोवाइड होती हैं। हम अपनी ऐप और अपने वेब पोर्टल दोनों के ऊपर अवेलेबल हैं। इट मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर यू कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल आवर क्लासेस आर टेकन बाय टॉप फैकल्टीज। हमारे यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलती हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करती हैं। अलॉन्ग विद दैट स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स आपको दोनों हार्ड कवर और सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड किया जाता है। हम आपको आपके राउंड 2 दैट इज द इंटरव्यू राउंड उसकी भी गाइडेंस देते हैं अलॉन्ग विद सम करियर गाइडेंस सेशंस इफ रिक्वायर्ड। ये हमारे कुछ बैचेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए केटर्ड हैं। आरंभ बैच जो है वो स्पेसिफिकली CUET UG के लिए स्टार्ट हो गया है एंड अगर आप चाहो तो आप उसके अंदर नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर इनरोल कर सकते हो या फिर आप हमारी ऐप या फिर वेब पोर्टल से डायरेक्टली वो कोर्स परचेज भी कर सकते हो। बाकी के जो हमारे कोर्सेज हैं वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे गेट, MA या MPhil, UGC नेट JRF इसके लिए भी केटर्ड है। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था, स्टडी किया था और अपने एग्जाम्स को क्रैक किया था। तो अगर आप भी अपने एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो तो एनरोल विद अस एंड स्टडी विद अस। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस होता है ये हैंसेली की डेफिनेशन है। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज द बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड और चैलेंज। कोई भी जो हमारी लाइफ में एक डिमांड आती है जिसके साथ हमें कोप करना पड़ता है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कैसे कोप अप करें, तो वहां पर हमारी बॉडी को एक स्ट्रेस परसीव होता है। वो जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए जो टेंशन होती है कि हम कैसे करेंगे, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आपको टाइप्स और सोर्सेस पता है स्ट्रेस के तो आप समझ पाओगे कि आपको जो स्ट्रेस है वो क्यों हो रहा है और आपको उसको कैसे एक बेटर वे में मैनेज करना है। तो हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रेस के। सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर कि एक तो पहली बात, जो स्ट्रेस है वो फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव सारे रिस्पॉन्सेस को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी बॉडी को कोई डिमांड आई है तो मुझे सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, मैं सिर्फ मेंटली टेंशन लूंगी। अगर मैं मेंटली टेंशन ले रही हूँ तो मेरी बॉडी फिजिकली भी रिएक्ट करेगी, कॉग्निटिवली भी मैं बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं दिखा पाऊंगी और कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर भी उस चीज से इफेक्ट होगा। स्ट्रेस जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। जो स्ट्रेस है वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है कि सपोज आपके घर पे किसी की डेथ हुई है और लेट्स से आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड के किसी के घर पे डेथ हुई है, जरूरी नहीं है आप दोनों के रिस्पॉन्सेस सेम हो सकता है कि आपका फ्रेंड बहुत रोए, हो सकता है कि पर आपको रोना ना आए लेकिन आपका मूड बहुत डाउन हो जाए, आपको कुछ भी करने का मन ना करे। तो जो स्ट्रेस है वो हर पर्सन के लिए सब्जेक्टिव है और जो रिएक्शन स्ट्रेस के लिए आते हैं वो भी सब्जेक्टिव है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यूस्ट्रेस बोलते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। जो यूस्ट्रेस होता है विच इज द पॉजिटिव स्ट्रेस, वो जो है वो एक अच्छे वाला स्ट्रेस होता है जो आपकी बॉडी को परसीव होता है।
इसके अंदर आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मन करता है आपको। जैसे कि आपको यूस्ट्रेस हो रहा है लेट्स से एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, आप एक्साइटेड भी हो क्योंकि ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। आप इतने स्ट्रेस्ड हो कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, लेकिन आप इतने स्ट्रेस्ड नहीं हो कि आप पढ़ाई छोड़ दो और आप सिर्फ टेंशन में बैठो कि अरे मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। जो डिस्ट्रेस होता है ना, ऑन दी अदर हैंड, वो ये वाला होता है कि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो गई हूँ कि मेरा काम करने का ही मन नहीं कर रहा है। बार बार अगर मैं एग्जाम्स के बारे में टेंशन ले रही हूँ और मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए और मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है और मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरे से ये पेपर कैसे क्लियर होगा, तो वो डिस्ट्रेस में आ जाता है। कोई और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यूस्ट्रेस का एग्जाम्पल होता है कि घर पे किसी की शादी, स्ट्रेस बहुत होता है क्योंकि अरेंजमेंट्स करनी है, फिर कल को कोई नया मेंबर आएगा या आपकी फैमिली से कोई मेंबर जाएगा, तो बहुत स्ट्रेस होता है। लेकिन इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, यू आर हैप्पी अबाउट इट इन द एंड एंड इट विल गिव यू हैप्पी रिजल्ट्स इन द एंड। लेकिन जो डिस्ट्रेस है दैट वुड बी समथिंग लाइक लेट्स से आप अपनी जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जिसकी वजह से आप सुबह उठ ही नहीं पा रहे हो, आप जा ही नहीं पा रहे हो, तो दैट वुड बी डिस्ट्रेस। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला आ जाता है आपका अक्यूट स्ट्रेस। अब अक्यूट स्ट्रेस जो होता है दैट इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, जो इमीडिएट रिएक्शन आता है आपका। तो इसके अंदर सपोज आप क्लास में गए और आपको टीचर ने बोला सरप्राइज टेस्ट। अब वहां पे जो आपको स्ट्रेस होगा, अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं अक्यूट स्ट्रेस। अगर सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि आप जाओ और 2-3 मिनट्स के लिए माइक पे ऑडियंस को एड्रेस करो, अब आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और आपको एकदम से स्ट्रेस होता है, दैट इज ऑल्सो अक्यूट स्ट्रेस। एनी एक्सीडेंट, एनी डेथ इन अ फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अक्यूट स्ट्रेस। उसके बाद दूसरा टाइप है एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रेस अक्यूट ही होता है, किसी रीजन से ही होता है, लेकिन आपको ये जो एपिसोड्स है ना स्ट्रेस के, ये बार बार फ्रीक्वेंटली आते हैं। अब जैसे आप हमेशा ही लेट हो रहे हो या फिर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो ना, सपोज यू आर वर्किंग एंड वहां पर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको डेली बेसिस पे स्ट्रेस नहीं होगा, यू विल गेट स्ट्रेस व्हेन यू आर गिवन अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो खत्म होने वाली होएगी, आप थोड़ा शांत हो जाओगे, फिर अब आपको न्यू चैलेंज मिल गया और आपकी डेडलाइन बहुत पास है, फिर स्ट्रेस होगा। सो दैट इज एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस, कि आपको स्ट्रेस एक ही जगह से हो रहा है, एक ही रीजन से हो रहा है, बट बार बार हो रहा है। ये नहीं है कि एक बार हुआ तो वो 2-3 महीने चला, थोड़े टाइम के लिए हुआ, खत्म हो गया, फिर हुआ, फिर खत्म हो गया, फिर हुआ, ये ऐसे होता है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे आरएम बैच से। आरएम बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। ये जो है ये स्पेसिफिकली सीयूईटी यूजी 2026 को टारगेट कर रहा है। इसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी। स्टडी मटेरियल आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। आप ये कोर्स हमारी ऐप और वेब पोर्टल दोनों पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रिपरेशन होगी वो आपकी लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए होएगी। हम आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन वाले वीडियोस देंगे एंड ऑल्सो हम आपके इंडिविजुअल सेशंस भी ले सकते हैं। करियर गाइडेंस भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। नहीं तो आप हमारे ऐप और वेब पोर्टल पर भी चेकआउट कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट स्ट्रेस होता है। जैसे कि सपोज यू आर इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, या आप एक ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे कुछ डिवोर्स का इशू है या लेट्स से कोई और फैमिली इशू है, तो ये आपका क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्ट्रेस आपको डेली बेस पे हैंडल करना पड़ रहा है। दिस इज नॉट कि एक एपिसोड में हो रहा है या एकदम से किसी रीजन की वजह से हो रहा है, ये बस हो रहा है, डेली बेसिस पर हो रहा है और आपको इससे गो थ्रू करना पड़ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल टॉक्सिक रिलेशनशिप या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई। ये जो पॉवर्टी वाला वेब है, जो लोग जनरेशनल पॉवर्टी में फंस जाते हैं, दे आर क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड बिकॉज उनको बार बार ये सेम मनी इश्यूज आते हैं। या सपोज किसी का कोई ऑनगोइंग हेल्थ इशू है,
लेट्स से कि किसी को कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, कॉन्स्टेंटली वो स्ट्रेस में रहते हैं। सो अब इसकी वजह से आपको डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, इंसोम्निया ऐसे डिजीजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज क्रॉनिक स्ट्रेस इज अफेक्टिंग यू ऑन अ डेली बेसिस। आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, वो आपको उतना इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के ऊपर चलते हैं अब हम। पहला सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस जो आपका आता है दैट इज मेजर लाइफ इवेंट्स। तो सपोज आपकी फैमिली में एकदम से किसी की डेथ हो गई है, या किसी का डिवोर्स हो रहा है, या आप एक नई सिटी में जाके रहने लग गए हो जहां पर आपको फ्रॉम स्क्रैच घर ढूंढना पड़ रहा है, एक जॉब ढूंढनी पड़ रही है, सेटल होना पड़ रहा है ना। दीज आर मेजर लाइफ इवेंट्स। ये ऐसा नहीं है कि डेली डेली होते रहेंगे, ये कभी कभी किसी किसी के साथ होते हैं। तो दिस बिकम्स अ वेरी बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेस फॉर दोस्त जिनके साथ ये हो रहे हैं और जिस टाइम में ये हो रहे हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, जैसे मूविंग टू अ न्यू प्लेस या फिर किसी की डेथ हैंडल करना, यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, क्योंकि आपको एकदम से नहीं समझ में आता है कि हम कैसे रिएक्ट करें, किससे बात करें, किससे हेल्प लें। तो इन सारी सिचुएशंस में मेजर लाइफ इवेंट्स बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट आपकी आती है डेली हैसल्स। अब डेली हैसल्स आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपके डेली लाइफ में है। जैसे अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो ट्रैफिक जाम है, नाउ दिस इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि मैं पंच के लिए लेट हो जाऊंगी। या फिर डेली आर्ग्यूमेंट्स वर्क पीपल के साथ घर पर, या आपका बहुत ज्यादा वर्कलोड है, डेडलाइंस हैं, टीम कोऑपरेटिव नहीं है। दीज आर वेरी डेली हैसल्स, दे कॉज स्ट्रेस। ऑफ कोर्स इनका अमाउंट कम होता है स्ट्रेस कॉज करने का, बट दीज डेली हैसल्स ऑन अ डेली बेसिस हैपनिंग टू यू, कहीं ना कहीं वो अक्यूमुलेट होके ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है कि मेजर लाइफ इवेंट में आपको फिर भी एक कोप अप करने के लिए हेल्प और डायरेक्शन मिल जाती है, बट डेली हैसल्स आपको अंदर अंदर से तंग करते रहते हैं एंड वो कभी ना कभी बर्स्ट आउट हो जाते हैं। तो ये क्योंकि छोटे हैं, रिपीटेड हैं, तो इसलिए माइंड हेल्थ दोनों पर ये डेली बेसिस पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट सोर्स आता है आपका सोशल एंड एनवायरमेंटल। सो सोशल सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज लेट्स से पीयर प्रेशर या कलीग का प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट्स या लैक ऑफ सपोर्ट या रिलेशनशिप इश्यूज, या आपके सोशल इश्यूज हैं। जैसे कि अगर मैं लेट्स से अपने वर्क एनवायरनमेंट में जा रही हूँ, वहां पे कोलीग्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसके साथ जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। दैट इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि नहीं पता होता है कि उससे कैसे कोप अप करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैपन वर्क में, कॉलेज में, फैमिली सिचुएशंस में, दे कैन हैपन एनीवेयर। दैट ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस। सपोज आपके पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है और आप कॉलेज में थोड़ा अकेले रहते हो, तो दैट समहाउ कॉजेज अ लैक ऑफ सपोर्ट, क्योंकि आपके पास कोई होता नहीं है जिससे आप जाके बात कर सकते हो। या अगर आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं, या अगर आपकी फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, तो दैट इज सोशल इश्यूज। फिर आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब जहां पर आप रहते हो वहां बहुत नॉइजी है। लेट्स से कि आप रेलवे ट्रैक के बहुत पास रहते हो, तो रात रात भर आपको ट्रेन की आवाज आती रहती है, आप सो नहीं पाते हो। या जहां आप रहते हो वहां बहुत पोल्यूशन, बहुत गंदगी है, बहुत ओवर क्राउडेड जगह है, पैर रखने की जगह नहीं है मार्केट में। या नेबरहुड आपका बहुत सेफ नहीं है, कभी भी चोरी हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन जाता है आपके लिए जो आपके इन्वायरमेंट में है। तो दैट विल बी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, क्योंकि आप अगेन उसके अंदर फंसे पड़े हो, बट वो आपके लिए स्ट्रेस, मतलब आप अपने आप अपना स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट द इन्वायरमेंट इटसेल्फ इज स्ट्रेसफुल। फिर आता है साइकोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब साइकोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है कि आपके अपने थिंकिंग पैटर्न्स। सो सपोज मेरे को कोई एक नया टास्क मिला है, मुझे वो करना है। नाउ आई स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो डेडलाइन मीट ही नहीं कर पाऊंगी, मैं तो अच्छे से कर ही नहीं पाऊंगी, मेरी कोई हेल्प ही नहीं करेगा। सो दैट इज अ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न दैट आई हैव, और ये मेरे को साइकोलॉजिकली स्ट्रेस देगा, बहुत ज्यादा देगा। सो इसके अंदर एक आता है ओवर थिंकिंग। कोई भी चीज है, हम ओवर थिंक कर रहे हैं कि यार कैसा होगा कैसा होगा, दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। दूसरा है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो को सोचना कि मेरे से तो होगा ही नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। दैट इज नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न। अब इसके बाद आता है, या तो आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। दैट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल सोर्स ऑफ स्ट्रेस।
क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने आप को ही वर्थ इट नहीं समझते हो। आपको लगता है कि आई माइट नॉट बी एबल टू डू थिंग्स बिकॉज आई एम नॉट वर्थ इट। या अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को फेस करने का, किसी से बात करने का, या कोई चीज अपनी सामने रखने का, तो वो आपको अंदर ही अंदर काफी स्ट्रेस देगी। उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज अ परसीव्ड लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। सो सपोज आपके कॉलेज में या आपके फ्रेंड्स के साथ कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको मैनेज करनी है। आपको लगता है कि मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन के ऊपर। अब वहां पे भी आपको स्ट्रेस होगा, बिकॉज इफ वी हैव द सिचुएशन इन आर कंट्रोल, हम प्लान कर कर उसके ऊपर एफर्ट डालकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि हम तो सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ओवरथिंक करेंगे, हम स्ट्रेस में जाएंगे। सो अगेन, we need to believe that we can do it and we have a control over the situation. अब स्ट्रेस के कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं। स्ट्रेस के जो इफेक्ट्स हैं, फिजिकल के अंदर क्या होता है? अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आपको हेडेक्स, फटीग, स्टमक प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको एग्जाम से पहले पेट दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है और वो जाने के हिसाब से ही नहीं सोचते। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत नर्वसनेस में ड्राउजी फील होता है, थोड़ा उनको बेहोशी आने लग जाती है। दैट इज द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद आता है इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। इमोशनल इफेक्ट्स के अंदर आपका आता है कि आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो, बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हो, बहुत सैड हो जाते हो, या फिर बहुत गुस्से में आ जाते हो। जब आप स्ट्रेस हो जाए तो चिड़चिड़े बन जाते हैं, मेरे को तंग मत करो, मेरे को ऑलरेडी बहुत काम है। तो दैट इज द इमोशनल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप किसी को ढंग से जवाब नहीं दे रहे हो, दैट इज व्हेन यू आर बर्नड आउट, या फिर जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है। कॉग्निटिव चीजें भूलने लग जाते हैं, डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, जजमेंट सही नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा फोकस हिल गया है, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं हम किसी चीज के ऊपर, स्पेशली सस्टेन्ड अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम किसी चीज के ऊपर नहीं दे पाते। फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं। बिहेवियरल इफेक्ट्स है कि आपको नींद नहीं आ रही है, स्लीप इश्यूज हो जाते हैं, या कभी कभार कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विड्रॉ करने लग जाते हैं इंटरेक्शन से, क्योंकि आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, या आप कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हो, आपको लगता है कि कोई और आपको कुछ बोल देगा, इट विल नॉट मेक सेंस, तो मन नहीं करता है किसी से बात करने का। दैट इज विड्रॉवल। अब एक मॉडल करते हैं। दिस इज हैंड सेले का जनरल अडेप्टेशन मॉडल। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी स्ट्रेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 स्टेजेस में ये मॉडल डिवाइडेड है, विच इज अ फॉर्मेट ऑफ अ ग्राफ। पहले तो ये देख लेते हैं, ये हमारा होमोस्टेसिस नॉर्मल स्टेज है, जिसके अंदर आप हेल्दी हो, आपको अभी कोई स्ट्रेस आया नहीं है, ये जनरल फंक्शनिंग पे आपकी बॉडी है। अब पहला स्टेज इस मॉडल के अंदर आता है अलार्म स्टेज। अलार्म स्टेज में क्या होता है? सपोज आपकी लाइफ में एक स्ट्रेसर आया, लेट्स से कि आपको एक नई जॉब पे नई डेडलाइन मिली है, अब या फिर लेट्स से कि आपका एग्जाम है 3 दिन बाद। तो अब क्या है कि आपकी बॉडी चली गई है अलार्म स्टेज में, आपकी बॉडी एकदम से रेडी हो गई है स्ट्रेस को फेस करने के लिए। तो ये जो हमारा होमोस्टेसिस है, ये एकदम से ऊपर जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट मोड। ये एक हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट मतलब या तो उस सिचुएशन से लड़ो, फ्लाइट मतलब अगर आपके पास उस सिचुएशन से लड़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं है तो वहां से विड्रॉ करके भागो, क्योंकि हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारी बॉडी जो है वो एक सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन कर लेती है कि हम इस सिचुएशन को फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड उसके बेस पर हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो एड्रेनलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड ये डिसाइड होता है कि आर वी फाइटिंग दिस सिचुएशन और आर वी रनिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। इन एनी केस आपकी बॉडी जो है वो एक अलार्म स्टेज में चली जाएगी। बोथ ऑफ दीज केसेस, चाहे आप फाइट करो चाहे आप विड्रॉ करो, आपकी जो बॉडी है वो अलार्म स्टेज में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी के रिसोर्सेज दोनों में लगेंगे। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज के अंदर क्या होता है कि अब आपका अलार्म स्टेज में बॉडी ऊपर तक जा चुकी है, रिस्पॉन्सेज जा चुके हैं। अब रेजिस्टेंस स्टेज में आप यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करते हो टिके रहने की, क्योंकि अब आपकी बॉडी एक बहुत ही ज्यादा ऐसे सिचुएशन में है जहां पे आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं,
वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रेस गया नहीं है, तो हमारी बॉडी उस स्टेज पर रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। हम उस स्ट्रेसर के साथ कोप अप करने की कोशिश करते हैं, गिवन कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर लिए होते हैं। हम अपने पूरे रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर कर अब उस स्ट्रेसर से 1 to 1 डील कर रहे हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस के बाद अगर ये स्ट्रेसर खत्म नहीं होता है और ये अभी भी स्ट्रेसर आपकी लाइफ में कंटिन्यू करता है, तो जो रिसोर्सेज है ना आपकी बॉडी के, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी थकने लग जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये एकदम से ग्राफ नीचे जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक पीरियड आता है जब आपकी बॉडी बर्नट आउट हो जाती है। बर्नट आउट मतलब कि अब आप थक गए हो, इससे ज्यादा आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक फटीग या फिर एक इलनेस डेवलप होने लग जाती है। व्हेन आई से इलनेस, मेरा मतलब दोनों चीजों से है, जनरली तबीयत खराब होना भी और क्रॉनिक इलनेसेस भी, जैसे डिप्रेशन हो गया या फिर डायबिटीज हो गई या और लाइफस्टाइल डिसीजेस हो गए, वो सब कुछ भी इसके अंदर कवर होता है। तो ये जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का मॉडल है, ये दिया है हैंसेल ने, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 3 स्टेजेस हमें आने चाहिए हैं। हमें पता होना चाहिए कि अलार्म स्टेज में हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस स्टेज में उससे कोप अप करने की कोशिश कर रही है, एग्जॉशन स्टेज में हमारी बॉडी बर्नआउट पे जा चुकी है और अब थक गई है, हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं। अब हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे जो कि इस यूनिट से रिलेटेड है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज, श्वेता को पता चलता है कि उसकी एक क्लास प्रेजेंटेशन है जिसके बेसिस पे उसको इवैल्यूएशन मिलेगी। तो उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है बिकॉज उसको अच्छा परफॉर्म करना था। वीना को ये पता चला है प्रेजेंटेशन के बारे में सिर्फ एक रात पहले। अब उसने क्या करा, वो सोई नहीं है पूरी रात, उसने बहुत ज्यादा पैनिक किया है और अब बेसिकली क्या हुआ है कि वो प्रिपेयर ही नहीं कर पाई है प्रेजेंटेशन के लिए। ये जो टाइप ऑफ स्ट्रेस है, हमें ये बताना है कि श्वेता को कौन सा स्ट्रेस हो रहा है, वीना को कौन सा स्ट्रेस हो रहा है। ये हमारी ऑप्शंस हैं। अब इसमें से आप देखो, श्वेता को पीपीटी के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में पहले पता था, तो उसने अच्छे से प्रेजेंट किया है। उसको क्योंकि पता था एंड शी गॉट मोटिवेटेड टू डू इट, तो दैट इज पॉजिटिव वाला स्ट्रेस, तो उसका हो गया यू स्ट्रेस। और जो वीना है, उसको एकदम से पता चला, वो तो सो भी नहीं पाई, उसने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं करा, तो क्या हुआ, उसकी बॉडी ओवरवेल्म हो गई। ये है नेगेटिव वाला स्ट्रेस। तो आंसर जो है वो हो जाता है यू स्ट्रेस और वीना का डिस्ट्रेस। श्वेता का रिस्पॉन्स यही था कि उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, मोटिवेटेड थी, यू स्ट्रेस। और जो वीना का रिस्पॉन्स था, वो सो भी नहीं पाई, प्रिपेयर भी नहीं कर पाई, ओवरवेल्म हो गई बॉडी, तो नेगेटिव वाला। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के स्टेजेस दिए हुए हैं। हमें देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। पहला स्टेज यहाँ पे इन्होंने दिया है रेजिस्टेंस, प्रेजेंस ऑफ अ नॉक्शियस स्टिमुलस, अलार्म रिएक्शन, एग्जॉशन। तो अब हमें तो ये पता ही है, जैसा अभी हमने रिसेंटली किया था, कि रेजिस्टेंस आता है सेकेंड टाइम, पहले होता है अलार्म, रेजिस्टेंस, फिर एग्जॉशन। ठीक है। अब ये क्या है, नॉक्शियस स्टिमुलस मतलब कोई स्ट्रेस प्रोवोकिंग स्टिमुलस। तो स्टिमुलस तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे मॉडल से पहले आएगा, तो ये जो बी है ये तो पहले आ गया। ठीक है। अब बी के बाद हमें स्टेजेस हैंसेले के जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के अच्छे से याद होने चाहिए, विच आर अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन। तो यहां पर आएगा CAD। तो हमारा आंसर बनता है BCAD। सबसे पहले हमारा आएगा एक स्ट्रेसिंग स्टिमुलस, उसके बाद आएगा अलार्म रिएक्शन, उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस, उसके बाद आएगा एग्जॉशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बार डेट शीट अनाउंस हो गई है, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अटेंशन दी उस चीज को और उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया अपने एग्जाम्स के लिए। उन्होंने नोट्स बनाए, टेस्ट लिए, अटेंड की अपनी क्लासेस, और उन्होंने अपना डाइट और स्लीप जो है वो थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जाम उसमें चले गए। तो अब जैसे जैसे ये एग्जामिनेशन आने लग गई पास में,
स्टूडेंट्स ने ये देखा कि वो उनकी बॉडीली जो रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन हो रहे हैं और वो अब बीमार पड़ रहे हैं। तो अब ये चीज जो है, ये कौन सा स्टेज है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम का? जैसा कि आप देखो, जो एग्जाम है वो हमारा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो उसको अलार्म स्टेज में हमारी बॉडी ने रिसोर्सेज दे दिए हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम नोट्स ले रहे हैं, हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो अलार्म स्टेज तो हो गया है। अब इसी के अंदर उन्होंने अपनी डाइट और स्लीप निगलेक्ट करनी शुरू कर दिया, वो बार बार पढ़े जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस स्टेज भी हो गया है। अब लास्ट में क्या हो रहा है कि वो थक गए हैं और उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो ये वाला जो स्टेज है, ट्रेनिंग का मतलब था कि हमारी बॉडी जा रही है बर्नआउट पर, तो एग्जॉशन स्टेज। तो ये इसका आंसर हो जाता है एग्जॉशन स्टेज, विच इज द लास्ट स्टेज, जब हमारे साथ हमारी जो बॉडीली रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन होने लग जाते हैं और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट, द प्रिजनर्स इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो है वो बहुत ही ज्यादा एक स्टेट ऑफ डिस्पेयर के अंदर थे, जिसकी वजह से उनको फिजिकल और मेंटल दोनों ही इफेक्ट्स हुए हैं, वेयर एंड टेयर हुआ है। अब ये स्टेट किस चीज से डिफाइन होती है? देखो, जहां पर आपका वेयर एंड टेयर आ गया या जहां पर आपका बॉडी ओवरवेल्म वाला वर्ड आ गया, वहां पे तो क्लियर आंसर है डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है, आप मोटिवेट होते हो। स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है एक फिजिकल या मेंटल टेंशन, जो बहुत ही ज्यादा जेनरिक टर्म है। स्ट्रेन ये भी होता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे स्ट्रेन आ रहा है, या मेरी आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, लेकिन इट इज नॉट दैट स्ट्रेस जहां पे मेरी बॉडी के साथ वेयर एंड टियर हो। जो यहाँ पे बर्नआउट होता है, बर्नआउट का मतलब होता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपको आ रहा है और उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल ही गिव अप कर चुकी है और आप रिसोर्सेज नहीं है आपके पास टू गेट ओवर द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग टू यू। तो इस केस में ना बर्नआउट भी नहीं है आंसर इस केस में, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये थोड़ा सा आपका अक्यूट है। यू विल एट वन पॉइंट गेट आउट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, या फिर यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेक इट, बट इस वाले स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस कहेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो सीरीज को और फॉलो करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डेली अपडेट्स मिलती जाएंगी ऑफ ऑल द न्यू वीडियोस एंड ऑल द न्यू कोर्सेज दैट वी लॉन्च। और अगर आप हमारे आरंभ बैच में एनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर या फिर ऐप और वेब पोर्टल पर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड टू अस, क्योंकि हम और इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली इस सीरीज के अंदर प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।